जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑप्टिक्स अंडर द जनरल साइंस घटना चक्र। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो प्रॉबेबली हम इसको 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा देखिए हम ज्योग्राफी की घटना चक्र भी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, तो वो आप देख सकते हैं। और 3 स्टैटिक प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी आपके लिए अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ अभी आपके लिए प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। देखिए इसके अलावा देखिए हम ऑप्टिक्स, ये जो चैप्टर है आपका, इसके बाद हम विल बी फॉरवर्डिंग, हम फिज़िक्स के थ्रू ही साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक गो में चीज़ें कंप्लीट होंगी, दैट वुड बी बेटर। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस तरीके से हम चलेंगे। और देखिए अब तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है, 2 दिन बच रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है कि हम 2 दिन में चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। सो नाउ वी विल बी गोइंग इन द सेम पेस जैसे हम जा रहे थे, बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता कि अगर 2-3 चैप्टर ही बचे होते और वो कंप्लीट हो पा रहे होते तो डेफिनेटली उनको पहले करने की कोशिश की जाती, बट चूँकि अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और बीच में बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ भी रही थी, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, सो उसकी वजह से भी हुआ। बट एनीवेज, तो हम लोग एक पेज पर जाएंगे और सेम पेज पर हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स अभी और भी आगे आने हैं, तो वो तब तक हमारी घटना चक्र सारी कंप्लीट हो ही जाएंगी। एंड मतलब आपको एक स्टैटिक का पूरा प्लेलिस्ट इंग्लिश मीडियम में आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चीज़ों को। और कितने लोग देख रहे हैं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि जितने अब वीडियोस हैं उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसा तो जनरली नहीं होता है। सो थोड़ी सी आप भी मेहनत कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए लोगों को। सो मोटिवेशन आएगा मुझे भी आगे चीज़ें करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यूपीपीसीएस के बाद हम थोड़ा सा और इसको फास्ट पेस पे लेके चलें, जो हमारी घटना चक्र बच रही है पॉलिटी की, उसको भी हम पैरेलली स्टार्ट कर दें। सो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, उसके लिए कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चीज़ों को। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको भी बताइए, एवरीथिंग इज़ वेलकम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 50 तक हम कर चुके थे, 51 से स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन आई द लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। सो ह्यूमन आई में जो लाइट रेज होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं न्यूरल इम्पल्सेस में। तो वो कहाँ ट्रांसफॉर्म होती हैं? सो दे ट्रांसफॉर्म एट रेटिना। देखिए जो विजुअल रिसेप्शन होता है वो रेटिना पर होता है, वेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो रेटिना पे क्या होती हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो मतलब कि जो विजुअल है उसको रिसीव करने वाली जो सेल्स होती हैं, जिनको हम कोन्स बोलते हैं। ठीक है, 2 तरीके की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, कोन्स एंड रॉड्स। ठीक, सो दे गिव एन इमेज, कलर एंड शेडो। तो उनसे क्या मिलता है? कलर और शेडो। इमेज ट्रांसड्यूस होती है इनटू न्यूरल इम्पल्सेस, और वही इमेज फिर क्या होगी? चेंज होगी न्यूरल इम्पल्सेस में, और फिर वो ट्रांसफ़र की जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को। मतलब आप अभी बैठकर ये देख रहे हैं जो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? आपके विजुअल रिसेप्शन कहाँ पर हो रही है? रेटिना पर हो रही है। वहाँ पे अगर मान लीजिए ये पेज कलर है, जैसे कि इसमें ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो आपको जो ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये रॉड्स और कोन्स की वजह से ये शेडो और ये कलर मिलता है आपको। अब यहाँ से वो इस इमेज को ट्रांसड्यूस करेगा किस में? न्यूरल इम्पल्सेस में। न्यूरल इम्पल्सेस में अगर इसको ट्रांसड्यूस कर रहा है, मतलब कहाँ जा रही है? न्यूरल सेल्स, ब्रेन में। और ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कि भाई हमने कुछ देखा ऐसा ऐसा, ठीक है, उसको कलर मिला है। सो वहाँ पे वो प्रोसेसिंग हो रही है। अब ये ब्रेन जो है इस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको जो तुरंत ही एक आपको लग रहा है ना कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, सो वो दिखने में ये जो जितनी हमने बात की इतनी प्रोसेस हो रही है हमारे साथ में, तब हमें दिख रहा है। तो सोचिए कितनी माइक्रो मिली सेकेंड्स, जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते, उतनी जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं। आप जैसे ही ऑन करते हैं अपना सिस्टम, आपको कुछ दिख जाता है, वो दिखने के लिए इतनी बीच में प्रोसेसेस पीछे हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इट इज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, smaller than object but straight, smaller than object but inverted, equal to object but straight। तो ये पूछ रहे हैं जो इमेज बनती है रेटिना पे वो कैसी होती है? तो देखिए वो छोटी होती है उस ऑब्जेक्ट से और इन्वर्टेड होती है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द सिग्नल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ये भेजे जाते हैं वाया द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन।
जो कि अल्टीमेटली प्रोसेस करते हैं इमेज को, और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है, इट अलाउज यू टू सी। हाउएवर जो इमेज बन रही है फॉर्म्ड ऑन द रेटिना वो इन्वर्टेड होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्सपीरियंस हम स्ट्रेट इमेज देखते हैं। ठीक है, जो इमेज एक्चुअली बन रही है रेटिना पे वो इन्वर्टेड होती है। which type of image of an object is formed by eye lens of the retina? So वो होती है inverted और real। याद रखिएगा हमेशा रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। ठीक है, इन्वर्टेड और रियल, और जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उससे छोटी होती है। सो स्मॉलर, इन्वर्टेड, रियल। द प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज़ बेटर टू हैव 2 eyes देन 1 इज़, भाई 2 आँखों की क्या ज़रूरत है, एक भी हो सकती थी। तो इसके लिए रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो डिस्टेंस और डेप्थ है परसेप्शन का वो बढ़ा देती है। जो ह्यूमन आई होती है, जो 2 आँखें हमको मिली हुई हैं, तो उससे क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो एनहेंस होता है और जो डेप्थ है परसेप्शन की वो एनहेंस हो जाती है। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोप्सिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है हैविंग आइज एट द फ्रंट ऑफ देयर हेड। द 2 eyes आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसकी वजह से ये जो दोनों आइज हैं दे सी द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। आप एक ही ऑब्जेक्ट को 2 थोड़े से डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, और फिर 2 स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस आप ब्रेन को भेजते हो। ब्रेन कंबाइन करता है इन दोनों इमेजेस को, एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है ऑब्जेक्ट की, एंड वी कैन जज द डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसलिए 2 आँखें ज़रूरी होती हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका ये चेहरा और इस पे बीच में एक आँख लगी हुई है, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती। चश्मा एक ग्लासेस का आ रहा होता है ना, होल्ड करने के लिए क्या होता, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक आँख हो हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स इट कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू द आइज। जब आप सूर्य को डायरेक्टली देखते हो टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पे, तो आपकी आँखों में इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, मतलब कि जो ठीक नहीं होगा। द रेटिनल बर्न इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सन रेज। तो ये जो रेटिनल बर्न हो रहा है, जो रेटिना में जो बर्न हो रहा है, वो किस वजह से होता है? हीट से, रेनबो लाइट से, यूवी लाइट से, या इंफ्रारेड से? तो ये होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। ठीक है, द ओनली टाइम दैट द सन कैन बी व्यूड with the naked eye is during a total eclipse when the moon completely covers the disk of the sun। ठीक है, तो the only time that the sun can be viewed with naked eye वो होता है total eclipse के टाइम पे, when the moon completely covers the disk of the sun, but it is never safe to look at a partial or annular eclipse or the partial phases of total solar eclipse without proper equipments and techniques। Failure to use proper observing method may result in permanent damage or severe visual loss which is caused by ultraviolet radiations। तो ultraviolet radiations की वजह से ये irreversible changes हो जाते हैं। इसलिए अगर चाहते भी हैं कि आपको eclipse के टाइम पे देखा जाए तो हम मतलब हमेशा से बोला जाता है कि डायरेक्टली मत देखो, किसी भी प्रॉपर जो ग्लासेस आते हैं उनकी मदद से देखिए। ठीक है, बचपन में हम लोग एक्सरे फिल्म से देखते थे इनको, और इनफैक्ट अभी भी देखते ही हैं। सो जो भी हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आपको इनको देखना चाहिए, अदरवाइज आपको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकती है आपके रेटिना में। द कलर ऑफ द स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो द कलर ऑफ द स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। The color of the star reflects the age and temperature of the stars. Color is reflected from the fusion reaction, which indicates the temperature. If the temperature is high, the star is young. The star will be blue during the young stage, which indicates the high temperature. If the star is red, that means the temperature is low. तो अगर स्टार ब्लू दिख रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो यंग है। धीरे धीरे जैसे जैसे फेज छटता जाता है वो रेड होता जाता है, मतलब कि टेम्परेचर कम है।
डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो जो डिफ्यूजन होता है लाइट की एटमॉस्फेयर में वो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम एंड वाटर वेपर्स, सो इट अकर्स ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स. Sunlight is a mixture of different colors. When it passes through atmosphere, it is scattered by the air molecules, particles of dust, and other subtle materials which are present in the pathway. ठीक है. Diffusion of light in the atmosphere takes place due to again dust particle. Same question है. The color of the light is determined by its, so जो color होती है light की वो किससे determine होती है? By its wavelength. The color of the light is determined by its wavelength. Different colors have different wavelengths. In the visible spectrum of light, the wavelength of red color is largest and violet color has the shortest wavelength. So visible spectrum में दो wavelength होती है red color की, वो largest होती है, और violet color की shortest wavelength होती है. Choose the correct statement. Wavelength of red light is less than violet light. Wavelength of red light is more than violet light. Wavelength of violet light is more than green light. Wavelength of violet light is more than yellow light. None of the above or more than one of the above. तो देखिए जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो वायलेट लाइट से ज़्यादा होती है. ठीक है. सो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे, हमने बचपन से पढ़ा है, जो रेनबो होता है वो विबग्योर का होता है. विबग्योर मतलब वी फॉर वॉयलेट, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. So it is the order of increasing wavelength. कहने का मतलब है कि वायलेट की सबसे कम होगी और रेड की सबसे ज़्यादा होगी. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है. 1 सेकेंड. सो विबग्योर का जो जब V से R तक पहुंच रहा है, इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ. सो वेवलेंथ ऑफ द वेरियस कलर्ड लाइट्स वेयर वायलेट कलर्ड लाइट हैज मिनिमम एंड रेड कलर्ड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ. सिमिलरली द सेम इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेयर वायलेट लाइट हैज द मैक्सिमम एंड रेड लाइट हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. विच वन ऑफ द कलर्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? रेड कलर की. The light with the shortest wavelength. So shortest wavelength out of these, violet. Then which one of the following has the highest energy? Energy की बात करेंगे तो इनमें से किसकी highest होगी? देखिए, अगर हम देखिए एनर्जी इनमें से किसकी हाईएस्ट होगी? एनर्जी इनमें से हाईएस्ट होगी ब्लू की, क्योंकि जब हम वी से आर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है. ठीक है. सो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है. सो अकॉर्डिंग टू विबग्योर ऑर्डर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू इनकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, सो मैक्सिमम एनर्जी होती है. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ब्लू के पास मैक्सिमम एनर्जी है वाइल रेड हैज़ द मिनिमम एनर्जी. या इसको आप नॉर्मल भाषा में समझो तो V से R तक जाते समय वेवलेंथ इंक्रीज होती है. ठीक है. और R से V तक जाते समय एनर्जी इंक्रीज होती है. ठीक है. सो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वायलेट के पास. सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज लीस्ट डिविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द वाइट लाइट इज लीस्ट डिविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म? तो सबसे कम डिविएट होगा रेड कलर. स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर सेम इन द वैक्यूम, बट अलग अलग मैटर्स में अलग हो जाते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मैटर डिफर्स फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम. वायलेट लाइट की स्पीड मिनिमम होगी, वायलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होगी, वायलेट लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. ऐसे याद कर लो. ठीक है. वेवलेंथ और
स्पीड दोनों ही वायलेट लाइट की कम होगी और रेड लाइट की ज़्यादा होगी. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है ग्लास की वो मैक्सिमम होगी वायलेट के लिए, मिनिमम होगी रेड के लिए. एंड इसका मतलब ये है कि वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा डिविएट होगा, मिनिमम जो है वो सबसे कम डिविएट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट. इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट जो होती है वो इज़ मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट. ठीक है, तो अभी आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या लगता है आपको रेड लाइट की ज़्यादा होगी या ग्रीन की? रीज़न दे रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट. तो देखो वेवलेंथ तो रेड की ज़्यादा है, ये हमने देख लिया, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? एनर्जी तो आर से वी तक आने में बढ़ रही है, सो एनर्जी आर की सबसे कम होगी. और अगर हम इसमें बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन भी उससे पहले ही है ना वेव की ओर, तो ग्रीन की ज़्यादा होगी आर की कम होगी. लेकिन हाँ वेवलेंथ जो है वो आर की ग्रीन से ज़्यादा है. सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, इट इज़ ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट जिसका होता है 530 नैनोमीटर. Energy of different colors are inversely proportional to the wavelength. So energy of red light is 1.77 eV. It is less than energy of green light 2.34 eV. The sun is visible to us a few minutes before the actual sunrise. सूर्य का प्रकाश जो होता है या सूर्य जो होता है वो हमें एक्चुअल सनराइज से कुछ मिनट पहले दिखता है. ऐसा क्यों होता है? स्कैटरिंग की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से. तो देखिए रिफ्रैक्शन की वजह से सन इज विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सनराइज एंड फ्यू मिनट्स आफ्टर द सनसेट ऑल्सो. ठीक. द सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होराइजन. सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल, इलिप्टिकल दिखते हैं होराइजन के पास, क्यों? रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन, इंटरफेरेंस फिनोमिना, देयर एक्चुअल शेप. तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से. रेड लाइट इज़ यूज इन ट्रैफिक सिग्नल. वाई? बिकॉज, तो देखिए रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज़ होती है भाई? ट्रैफिक सिग्नल आपको लाल करना है, दूर से दिखना चाहिए, तो रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, सो वो दूर से दिख जाता है. ग्रीन उससे कम रहती है, लेकिन वो तो आप जब रुक जाओगे, गाड़ी रोक लोगे तो पास ही है ना, तो वो दिखेगा. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज़ हाइएस्ट वेल वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज़ लोएस्ट. डिस्पर्सल जो होता है इट इज़ इनवर्स टू वेवलेंथ. So red light can be seen from far away more clear. That's why the red color is used in traffic signals. The danger signal is made up of red color. The red color is scattered the least. So दोनों ही बातें सही हैं. अभी हमने देखा था स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही थी? वायलेट में हो रही थी और सबसे कम रेड में हो रही थी. Primary reason why the red color is used for danger signal is that red light has the highest wavelength and it's scattered least by the air molecules, so it can be seen from far away. Scattering कम होगी तो दूर से दिखेगा. Appearance of the red color of the sun at the sunset is due to the fact that the neighboring colors are scattered away in the path and light reaching the observer is predominantly red. इसीलिए जो sun होता है वो हमें लाल दिखाई देता है. Red light signal is used as a danger signal because red light is scattered least. This is comfortable for eyes. It produces least chemical reaction. It is absorbed in the air. देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? 2008, 11, 2005 और 1995 में. और UPPSC में पहले मेंस में ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें मेंस में भी ये आया हुआ है. तो देखिए रेड लाइट जो होती है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको डेंजर में या सिग्नल्स पे यूज़ करते हैं. द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, तो ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है. द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो इट इज़ द स्कैटर्ड लाइट विच एंटर्स द आई. अमंग द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इन सनलाइट. तो शॉर्टर वेवलेंथ वालों में से अगर हम देखें
सो ब्लू कलर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में होता है सनलाइट एटमॉस्फेयर में, तो वही स्कैटर हो जाता है. लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड by the air molecules which because of their smaller size follow Rayleigh scattering. Blue light is strongly scattered by the air molecules and reach the observer. So इसलिए हमें sky blue दिखता है. Sky is blue because short waves are scattered more than long waves by the atmosphere. Blue color of the sky is due to, so it is due to scattering of light. The sky appears blue due to the scattering of light. The sky appears blue because of scattering. The main cause of 7 colors of the rainbow is scattering of light. At the time of sunrise, the sun appears red due to scattering of light. देखिए 1 और 3 इसमें सही है. The intensity of scattered light इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ. ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की वो उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. सो वेवलेंथ जो होती है वायलेट की और ब्लू की वो कम होती है, सो इसीलिए वो स्कैटर ज़्यादा होते हैं. दिस इज़ द मेन कॉज फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. एज वी नो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इनमें से रेड के पास मैक्सिमम वेवलेंथ है. ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट the rays have to travel a larger part of the atmosphere because they are very close to the horizon. ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो रेज होती हैं दे हैव टू ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू द होराइजन. देयरफॉर लाइट आउटर other than the red is mostly scattered away. Most of the red light which is least scattered enters our eyes. तो जो ज़्यादातर जो रेड लाइट होती है जो मतलब सबसे कम स्कैटर हो रही है वो हमारी आंखों में वो हमें दिखती है. सो सन क्या होता है, रेड दिखता है. रेनबो इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपीयरिंग इन द स्काई. सो स्टेटमेंट 1 और 3 क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं. द रेड कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू, सो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज, एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखता है. अब चूंकि हम तो नीचे से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है तो इसलिए हमें दिख रहा है. बट एस्ट्रोनॉट्स तो ऊपर हैं, सो उनको वहाँ पे जो स्काई दिखता है वो कैसा दिखता है, वो दिखता है ब्लैक कलर का. दैट इन द स्पेस वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है जिसके अगेंस्ट सन स्ट्राइक करे और फिर लाइट को स्कैटर करे. सो इट गेट रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड. सो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक देख रहे हैं. व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम अ प्लेन इन हाई एल्टीट्यूड तो वो कैसा दिखता है. अब जब आप प्लेन में हो और हाई एल्टीट्यूड से स्काई को देख रहे हो तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, आपको भी ब्लैक दिखेगा. सी सीम्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर. द सी लुक्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर. Light scattered as it passes through the air or water. Since blue light has a short wavelength, it scatters most easily. Blue light के पास क्या होता है, short wavelength होती है, so सबसे ज़्यादा जल्दी scatter हो जाता है. The green grass, अब the मतलब कहने का मतलब है जो grass है, it appears green to us because it reflects green color to our eyes. It absorbs green colored light. It reflects all other colors lights except that of green color. None of the above. तो इसका आंसर होगा it reflects green color light to our eyes. Color we see on the surface of an object is not actually the color in that surface. If a surface looks green, it means it absorbs all colors of spectrum except green. तो अगर आपको कोई चीज़ ग्रीन दिख रही है, ब्लू दिख रही है, रेड दिख रही है, जो भी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उसने बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया बजाय उस पर्टिकुलर कलर के. लेट्स से आपको गाजर लाल दिख रही है तो बाकी सारे कलर्स इसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं. ठीक है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ वाइट, इसका मतलब है उसने सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया है. और अगर कोई काला दिख रहा है इसका मतलब सारे कलर्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. सपोज अ रॉकेट शिप इज प्रोसीडिंग फ्रॉम द अर्थ at a speed of 2/10 of the velocity of light. A light in the rocket ship appears blue to the passengers on the ship. A light in the rocket ship appears blue
to the passengers on the ship, what color would it appear to an observer of the earth? ओके, सो देखिए बोल रहे हैं कि एक रॉकेट शिप है, इट इज़ प्रोसीडिंग फ्रॉम द अर्थ और 2/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से वो जा रहा है. अ लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर ऑन द शिप. वॉट कलर वुड इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ? अर्थ पे वो लाइट किस कलर की दिखेगी? तो वो दिखेगी येलो कलर की. तो देखिए कलर को डिटरमाइन करने के लिए अगर देखा जाए तो दैट वुड अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, वी यूज़ फॉलोइंग फॉर्मूला. V equals to I wavelength minus wavelength 0 या by wavelength C. तो यहाँ पे प्राइम वेवलेंथ हो जाएगी पहली, जो ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वर्चुअल वेवलेंथ, और V is velocity of rocket and C is velocity of light. So because the rocket is proceeding from the earth, this positive sign is taken. So चूँकि वो अर्थ से प्रोसीड कर रहा है तो पॉजिटिव साइन लिया जाएगा. 2/10 C इक्वल्स टू वेवलेंथ माइनस वेवलेंथ हो अपॉन वेवलेंथ C. तो इसका आंसर आएगा 1.25 वेवलेंथ. Now because the wavelength of blue color lies between 450 nanometer to 545 nanometer, so wavelength of the light would appear to an observer on the earth has a range between 562.5 nanometer to 593.75 nanometer, which is yellow light. तो इस रेडिएशन का दिखेगा और जो इसमें जो भी है येलो लाइट होगा. What will be the nature of image formed by a convex mirror when the position of object is between infinity and pole P of the mirror? तो कॉन्वेक्स मिरर से कौन सी इमेज बनेगी? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर, तो वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट. So when the position of object is between infinity and pole of the convex mirror, then the image will be formed between the pole and the focus behind the mirror. The image thus formed is diminished, virtual and erect. In driving a car, which type of mirror would you like to use for observing traffic at your back? तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए आप कौन सा मिरर यूज़ करते हो? सो यू यूज़ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? एक वाइडर फील्ड व्यू देता है ट्रैफिक का, ठीक है, देन अ प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज. अगर आप वहाँ पे प्लेन मिरर लगा दोगे तो भी दिखेगा, बट आपको वाइडर एंगल नहीं दिखता है. सो कॉन्वेक्स मिरर आप लगाते हो जिससे कि वाइडर व्यू दिखता है, और ये हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. एंड दे ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटसाइड. क्योंकि वो बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं तो वो वाइडर फील्ड व्यू भी बनाते हैं. Which of the following types of mirror is used to see the traffic behind the car? तो अब आपको पता चल गया आप कौन सा मिरर यूज़ करते हो? कॉन्वेक्स मिरर. Which mirror is used as a rear view mirror in vehicles? Again, convex mirror. For shaving, one uses. अब शेव करना है या मतलब आप शेव तो एक ऑप्शन हो गया, कुछ भी जो मिरर आप यूज़ करते हो वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्केव मिरर, ठीक है. So people uses a concave mirror for shaving because when a man standing between the principal focus and the pole of a concave mirror, he sees as enlarged the erect and virtual image of his face. This is the reason why a concave mirror of a large focal length is used for shaving. ठीक है. The mirror which is used in searchlights. Searchlights में कौन सा मिरर यूज़ होता है? तो देखो आपने गाड़ी में देख लिया कॉन्वेक्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि वाइडर फील्ड एंगल देना है. आपने शेविंग के लिए देख लिया क्योंकि आपको बेसिकली लार्ज फोकल लेंथ का यूज़ करना है, तो कॉन्केव हो गया. अब आपको बताना है कि सर्च लाइट में आप कौन सा मिरर यूज़ करते हो. तो सर्च लाइट में आप कॉन्केव मिरर यूज़ करते हो, ठीक है, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हो. कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार्स. कार्स की हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर होता है, रेयर व्यू में कॉन्वेक्स होता है, और सर्च लाइट्स में भी कॉन्केव होता है. अ लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ पैरेलल बीम
and is used in car headlights and searchlights. अ डेंटिस्ट मिरर इज़, जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं, मतलब जब आप कभी डेंटिस्ट के पास अगर गए हो तो ही विल आस्क यू टू ओपन योर माउथ और वो अंदर एक मिरर डाल के दे जस्ट सी, तो वो कौन सा होता है? वो होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। एनलार्ज, फिर से हमें फोकल लेंथ ज़्यादा रखनी है तो एनलार्ज व्यू देखना है तो वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया, सर्च लाइट के लिए कॉनकेव मिरर यूज़, कहाँ सर्च करते हो ऐसे याद कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन, मतलब एक निमोनिक्स टाइप बना सकते हो, निमोनिक्स तो नहीं बोलेंगे, कि केव केव में जब आप जाते हो तो आपको सर्च करना होता है, ठीक है, तो आपको ढूंढने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कैसा मिरर यूज़ करोगे? कॉनकेव। और सेम ही आप लेट से शेविंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ ढूंढ रहे हो, फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा नहीं रह जाना चाहिए ना आपके, जब आप शेविंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करोगे? शेव, मतलब जहाँ भी आप कुछ ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हो। फिर डेंटिस्ट भी कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ध्यान से, तो एनलार्ज फोकल लेंथ उसको चाहिए तो कॉनकेव मिरर यूज़ करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ अ टीथ ऑफ अ पेशेंट? सो इट इज़ कॉनकेव मिरर। Which of the following is used by the dentist to see the image of a, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है, ठीक है, सो दे विल यूज नन ऑफ दिस, कॉनकेव तो ऑप्शन में है ही नहीं। द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ द पेशेंट, इट इज कॉनकेव। In order to avoid sunlight, which of the following color combination for an umbrella is most appropriate? सनलाइट अवॉइड करने के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जो है अम्ब्रेला का वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? सो वो होगा टॉप वाइट एंड बॉटम ब्लैक। सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने आप को धूप से बचाना है तो ऐसा छाता होना चाहिए जिसका टॉप जो है वो वाइट कलर का हो, जिससे कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, और जो ब्लैक हो वो जो बॉटम साइड हो वो ब्लैक कलर की हो। सो the outer color white will reflect most of the radiation while the black color inside will absorb anything passing through the outer layer. तो ऊपर से बच के अगर कुछ आ भी जाता है तो उसको ये ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। The image formed by astronomical telescope is, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वर्चुअल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड होगी। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। फाइनल इमेज जो बनेगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। रेटिना में हम देखते थे कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बट रियल, और यहाँ पे कैसी बन रही है, इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड। उसमें क्या होता था, छोटी बनती थी। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स इज, नंबर ऑफ इमेजेस of an object which is placed between two parallel mirror is 2, 1, 6 और infinite. So infinite बनेगी जब कोई object रखा जाता है between two parallel plane mirrors, तो number of images जो बनेंगी वो infinite होंगी। Each image will be the result of an image, तो हर एक image दूसरी image का एक resultant होगा। जब दो plane mirrors inclined होते हैं at an angle of theta, then the number of images formed by the object between them can be calculated by 360 degree by theta minus 1 times. How many images will be formed if a point light source is placed between two parallel plane mirrors? तो infinite image बनेगी। कहने का मतलब है कि अगेन सेम क्वेश्चन ही है, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में मान लो एक इमेज बनती है, उस इमेज का एक रिफ्लेक्शन दूसरी बनेगी, उसका तीसरा, उसका चौथा, तो इनफाइनाइट इमेज, हर एक इमेज जो बनेगी वो रिजल्टेंट होगी उससे पहली वाली इमेज की, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो सिलसिला फिर बंद होगा ही नहीं क्योंकि इमेज तो बनती जा रही है, तो इनफाइनाइट इमेजेस जो हैं वो आपको दिखेंगी। When a mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray will rotate by, तो वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। So if a mirror is rotated by an angle theta,
the reflected ray will rotate by 2 theta. Assertion is small glass beads fixed on the traffic signal glow brightly when light falls upon them. रीज़न ये है कि light is totally reflected when the angle of incidence exceeds a certain critical value. Light जो होती है वो totally reflect कर जाती है when angle of incidence exceeds a certain critical value and light traveling in a denser medium is reflected from a rarer medium. दोनों ही सही हैं और ये इसका सही explanation भी है. देखिए, जब लाइट ट्रैवल करती है थ्रू अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड. ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो टोटली रिफ्लेक्ट होगी व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो स्मॉल ग्लास बीड्स जो होती हैं दे आर डेंसर मीडियम. सो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्रैफिक सिग्नल ग्रो ब्राइटली. Light is made of 7 colors. What is the method of separating the colors? So color जो है they can be separated by a prism. Light is made of 7 colors and separate करने के लिए कौन सा method यूज़ किया जा सकता है? तो आप उनको separate करने के लिए prism का इस्तेमाल कर सकते हो. So colors could be separated by using a prism. The white color is made up of 7 colors. जब वो pass होती है through a prism due to different wavelengths, different colors of light is refracted by different amount. The correct order of colors in a rainbow is. करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है. तो देखिए करेक्ट ऑर्डर आप कैसे बता सकते हो. सिंपल है, जब भी रेनबो का क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आता है. ये लिख लो. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर. तो ब्लू ग्रीन येलो. सिंपल है, यहाँ से निकल आया. A rainbow is a meteorological phenomena that is caused by reflection, refraction and dispersion of light and water droplet resulting in a spectrum of light appearing in the sky. The correct order of colors in a rainbow is violet, indigo, blue, green, orange and red. Rainbow is produced when sunlight falls on the drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? So rainbow कब produce होता है? जब sunlight जो है वो they falls on the drops of rain. ठीक है, सो एक फिजिकल फिनोमेना है. सॉरी, कौन सा फिजिकल फिनोमेना इस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो देखिए इसके लिए सारे ही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल हैं. द अपीयरेंस ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन द सनलाइट हिट्स अ रेन ड्रॉप, then depending on the angle, some of the light is reflected from the surface of the drop and some enter the drop through the process known as refraction. तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और कुछ अंदर घुस जाती है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको. When the light enters a new medium, उसकी स्पीड चेंज होगी और अलग अलग कलर के कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे डिफरेंटली. इससे क्या होगा? लाइट जो है वो सेपरेट हो जाएगी इंटू 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम. ऑलराइट, तो देखिए हमने 50 क्वेश्चंस और कर लिए, 100 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड और लास्ट जो वीडियो रहेगा उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कुछ टफ नहीं है, बस आपको बस याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें. जैसे इस चैप्टर में अगर रेनबो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या स्कैटरिंग से, डिस्पर्शन से, तो आप बस लाइट का ये विबग्योर वाला याद रखिए. बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ एक ही चीज़ आप लिख लोगे, इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ कम हो रही है, एनर्जी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसी से याद हो जाएंगी. ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे. दूसरा होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव का. तो याद रखिए, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, कुछ भी आपको ढूंढना है, मान लीजिए दांतों में कैविटी ढूंढनी है, ठीक है, केव से याद रखिए. केव मतलब गुफा, गुफा में आप ढूंढते हो चीज़ें, आपको नॉर्मली नहीं मिल जाएंगी. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कभी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कॉन्वेक्स कॉनकेव में, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बस इतना याद रखिए. कहाँ कुछ भी चीज़ ढूंढनी है आपको तो क्या करोगे? सर्च लाइट हो गई, आपको डेंटिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स में भी क्या है, लाइट जला के ढूंढ ही रहे हो ना, सर्च लाइट में भी लाइट जला रहे हो, तो इन सब में केव लाइट यूज़ होगी, कॉनकेव. ठीक, और अगर आपको किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना है तो उसमें कौन सी होगी? कॉन्वेक्स होगी, जैसे कि हम कार के रेयर व्यू में यूज़ करते हैं. ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा. रटने की भी ज़रूरत नहीं. रटने से क्या होता है कि आप रटोगे बार बार भूलोगे.
कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से इसको समझ लो, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लो, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं चीज़ें। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ आज हम ये वीडियो अभी कंप्लीट ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।